हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में मैथ्यू अर्नॉट से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, लेकिन इस क्लास में जो है हम लोग इनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो इनके शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि मैथ्यू अर्नॉट को जो है मैथ्यू अर्नॉट को सेज राइटर के रूप में भी जाना जाता है। सेज का मतलब होता है ये होता है कि साधु, जो समाज से अलग हो। तो इसलिए जो इनको इनकी राइटिंग का जो तरीका होता है वो इनकी राइटिंग का तरीका भी जो है इसी तरीके का है। एक जो एक अपना क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो देते हैं, जो क्रिटिक का काम करते हैं, वो भी जो है इनका सेज वाले तरीके से है। इसीलिए इनको जो है सेज राइटर कहा जाता है। नेक्स्ट, इनके हिसाब से मैथ्यू अर्नॉट की व्यू है, उनके हिसाब से जो पोइट्री होती है, पोइट्री जो है उसे कहा जाता है, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री को जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इन्होंने कहा है कि पोइट्री जो होती है, जो लिटरेचर होता है, ये जो होता है ये जीवन का एक क्रिटिसिज्म होता है। मतलब जो जीवन को हम देखते हैं, जो लाइफ को हम देखते हैं, उस लाइफ समाज को हम जो देखते हैं, उन लोग उसमें जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उस जीवन के जो क्रिटिसिज्म है उसी को कहते हैं, वही पोइट्री है। ठीक है ना। जैसे पोइट्री का तरीका अलग अलग है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज द पावरफुल इमोशन ऑफ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमेजिनेशन। तो इसी तरह इन्होंने कहा है कि एक जो पोइट्री है ये क्या है, एक जीवन का जो है क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इस पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा था पोइट्री को। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है इनके बारे में कि इन्होंने 18th सेंचुरी को, जो 18th सेंचुरी है इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब न्यू क्लासिकल एज, जो न्यू क्लासिकल एज थी 1701 से लेकर 1798, ठीक है, 1798 तक जो है उस एज को इन्होंने 18th सेंचुरी को कहा है कि उसको जो है इन्होंने कहा है कि एज ऑफ प्रोज। इन्होंने इसे जो है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला है। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेस्टोरेशन एज में जो न्यू क्लासिकल एज है, चाहे एज ऑफ पोप हो, चाहे एज ऑफ टाइडन हो, और एज ऑफ टाइडन तो मान लीजिए 18th सेंचुरी में नहीं है, 17th सेंचुरी में रहती है एज ऑफ टाइडन, लेकिन एज ऑफ पोप जो है, जो कि 1700 से चालू होती है, 1700 से लेकर 1760 तक रहती है एज ऑफ पोप। और उसके बाद आता है एक एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन, जो कि 1760 से लेकर 1798 तक रहता है। तो इस सब एज में क्या था कि एज ऑफ पोप में आप जानते हैं कि उसमें तो क्या था कि उसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। मतलब उसमें कोई भावनाएं एकदम खत्म हो गई हैं, पोइट्री में कुछ भी रह नहीं गया। रस जो कहते हैं ना कि रस नामी जो चीज़ होती है, वो चीज़ उसमें से खत्म हो चुका है। वो चीज़ उसमें क्या हो चुका था 18th सेंचुरी में जो था, वो क्या हो चुका था, वो पोइट्री में तो एकदम खत्म हो चुका था। केवल क्या था कि सब अपनी अपनी योग्यता दिखा रहे थे। पोप में जो थे, पोप के युग में जितने भी राइटर थे, वो सब लोग क्या कर रहे थे, केवल अपना अपना जो है तरीका दिखा रहे थे, हम कितने योग्य हैं, हम कितने योग्य। इसीलिए उन्होंने ऑगस्टन एज दे दिया कि मतलब क्लासिकल जो राइटर है, जो रोमन पीरियड में जो ऑगस्टन एज था, वो अपने आप में बहुत अच्छा था। तो उसमें जो है मतलब उसी तरह वो भी दिखाते हैं अपने आप को कि मतलब हम भी जो है उनकी बराबरी कर रहे हैं, शादी योग्यता है। मतलब इन्होंने क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, क्वांटिटी मतलब तरीके पे बहुत जोर दिया कि मतलब कितना तरीका, ओवर तरीका, मतलब जो आउटलाइन होती है, मतलब जो ऐसे कहते हैं क्रिटिसिज्म कर दिया जाता है, मतलब पोइट्री में क्वालिटी होनी चाहिए, पोइट्री में क्वालिटी होनी चाहिए, पोइट्री में क्वालिटी होनी चाहिए। तो सारी क्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी मेन आत्मा है, जो जिससे आदमी को आनंद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो चीज़ उसमें से खत्म हो चुका है। और क्या था, दूसरा चीज़ ये था कि 18th सेंचुरी में जो है नोबेल आप जानते हैं कि नोबेल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हो गए थे। नोबेल इसी एज की शुरुआत होती है, यहीं से जो है 18th सेंचुरी से नोबेल की शुरुआत होती है। तो इसमें आप जानते हैं कि
डेनियल डिफो हुए, जोनाथन स्विफ्ट हुए, हाँ, लॉरेंस स्टर्न हुए, और ओलिवर कोल स्मिथ हैं, टोबियस स्टर्न हैं, और ठीक है ना, ये लोग जो हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है इन लोगों ने फोर व्हील्स जो है आपके, ठीक है ना, राइट, नोबेल में फोर व्हील्स नोबलिस्ट जो है, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नोबेल को प्रोवाइड मतलब फेमस किया, पॉपुलर किया। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप जानते हैं कि जो वीकली आ रहे थे, जैसे द स्पेक्टेटर है, ठीक ना, द टाइटर वगैरह थी, मैगजीन वगैरह आती थी, वो सब जिसमें ऐसे वगैरह आते थे, तो ऐसे वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो इसलिए 18th सेंचुरी को इन्होंने एक जब प्रोज और रीजन का मतलब पोइट्री को के लिए एक एकदम गड़बड़ माना गया है। प्रोज और प्रोज के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया एज था, लेकिन पोइट्री के हिसाब से एज जो है काफ़ी गड़बड़ एज हो रहा था, मतलब ऐसा इनका भी मानना था, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, इन्होंने अपने वर्क में कि जो है प्रीफेस टू पोइट्री में इन्होंने एक टर्म दिया था, टच स्टोन मेथड, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं टच स्टोन मेथड क्या होता है। देखिए, टच स्टोन मेथड का मतलब ये है कि इन्होंने एक अपना अपना जो है, देखिए सब राइटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पोइट्री को मतलब अपना जो क्रिटिसिज्म का एक तरीका देते हैं, कि उन सबको देते हैं तरीका कि भाई देखिए क्या है कि अगर आप किसी भी वर्क को जो है अगर देखना चाहते हो कि ये वर्क अच्छा है कि बुरा बुरा है, अच्छे है कि गड़बड़ है इसमें, तो मानक के हिसाब से तो सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे टी.एस. इलियट ने अपना जो है तरीका दिया था कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वाला फार्मूला दिया था कि इस फार्मूले से आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि वर्क अच्छा है कि गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए क्या है कि कोई भी वर्क अच्छा है गड़बड़ उसके बारे में तो हम बात करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ टॉप पोएट्स को हम ले लेते हैं, टॉप ऑथर को ले लेते हैं। जैसे होमर, हाँ, होमर को आप जानते ही हैं। उसके बाद शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने 3 राइटर को लिया, ठीक है ना। ये चीज़ आपके काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। बस इन्होंने ये तीन लोगों को लिया, होमर को, शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने उनके हिसाब से इन 3 लोगों की राइटिंग जो है अपने आप में फेमस थी, बहुत मतलब सारी जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी जो हैं इनकी होमर, शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में है। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई क्या है कि कोई भी वर्क, किसी भी राइटर का वर्क ले लीजिए और जिसको आपको कंपेयर करना है, क्योंकि इनका लोगों को जो है बहुत बड़ा क्रिएशन भी है, इनका वर्क है, बहुत ज़्यादा वर्क है। तो इनके मतलब इनका कहना था कि इनके वर्क में जो है सारे तरीके के वर्क आपको मिलेंगे। तो आपको किसी का भी वर्क लेना है, आप उसका वर्क लीजिए और इनके वर्क से कंपेयर कर लीजिए। इनके वर्क से क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में बात हो कि जैसे मान लीजिए कोई पंखे की बात हो रही है, या किसी एसी की बात हो रही है, या किसी बाइक की बात हो रही है, तो कौन सी बाइक अच्छी है गड़बड़ है। किसी बाइक को मान लिया जाए ये बाइक अच्छी है गड़बड़ है, तो जाहिर सी तरीका ये है कि कोई जिस बाइक को आप अच्छी मानते हो, जिस बाइक को आप अच्छी मान लेते हो, तो मार्केट में नई बाइक है तो पुरानी वाली बाइक है जो आपके हिसाब से एकदम क्वालिटी बढ़िया से आप उससे कंपेयर कर लीजिए, उसको चला के देख लीजिए, उसका यूज करके देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अगर वो क्वालिटी आ रही है आपके पास तो सेम क्वालिटी आ रही है तो ये अच्छा है, और नहीं तो भाई डाउन है उससे। अगर ज़्यादा अच्छी है तो भाई ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया कि टच स्टोन मेथड का मतलब ये है कि आप जो है किसी वर्क को आमने सामने करके होमर, शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क से आप कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये वर्क अच्छा है कि, ठीक है, इन्होंने ये बताया था। उसके बाद देखिए इन्होंने जो नेक्स्ट है टॉपिक है कि इन्होंने जो थायसिस लिखा था, इन्होंने जो ये वर्क लिखा थायसिस लिखा था, ये वर्क जो लिखा था, ये वर्क इन्होंने जो है एक लिखा था 1860, ये वर्क इन्होंने लिखा था 1867 में लिखा था। थायसिस जो था इस वर्क को 1867 में लिखा था, और ये वर्क इन्होंने अपने पिता जो थे थॉमस अर्नाल्ड, जो थॉमस अर्नाल्ड थे, इनके पिता जो थे थॉमस अर्नाल्ड, इन्होंने उनके लिए लिखा था, उनको डेडिकेट करते हुए थायसिस लिखा था। और इनकी मृत्यु जो होती है 1842 में हुई रहती है। तो इनसे जो है 15 ईयर बाद, मतलब मृत्यु के, थॉमस अर्नाल्ड के पिता जो थे उनकी मृत्यु के 15 साल बाद इन्होंने थायसिस लिखा। और ये थायसिस जो वर्क था
सॉरी थायसिस, सॉरी हाँ, ये वर्ग थायसिस जो वर्ग है, ये वर्ग जो है इनके फ्रेंड ऑर्थर, हाँ ऑर्थर और ह्यू क्लॉक, ऑर्थर ह्यू क्लॉक, जिनकी मृत्यु 1861 में हुई जाती है। 1861 में इनकी मृत्यु हुई जाती है। एक इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और इनकी मृत्यु जब 1861 में हो जाती है तो उसके 6 साल बाद उन्हीं के लिए डेडिकेट करते हुए उन्होंने थायसिस वर्क लिखा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ काफ़ी समझ में आई होगी कि हाँ ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते होंगे। बहुत एकदम साधारण भाषा में हम लोग जो है जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत एकदम साधारण भाषा में पढ़ेंगे, ताकि हमारे अच्छे से ये बात समझ में आती जाए। उसके बाद अगला पॉइंट ये है इनके बारे में कि इन्होंने जो है जो एक वर्ड लिखा था इन कल्चर एंड एनर्जी, इन कल्चर एंड एनर्जी, एंड एनर्जी, इन्होंने वर्ड लिखा था इन कल्चर एंड एनर्जी। इसमें जो है इन्होंने 4 टर्म दिए हैं। एक बारबेरियन, इन्होंने जो 4 टर्म दिए हैं वो टर्म क्या है? एक टर्म है बारबेरियन, दूसरा है फिलिस्टाइन, और तीसरा है पॉपुलस, पॉपुलस, और अगला आ रहा है हेवरेज। देखिए एक 4 टर्म दिए हैं इन्होंने इसमें, इन कल्चर एंड एनर्जी में ये 4 टर्म दिए हैं, बारबेरियन, फिलिस्टाइन और पॉपुलस और हेवरेज। इसमें देखिए एक चीज के लिए दिया है, ये वर्ड जो दिया है, ये जो टर्म है एक एरिस्टोक्रेसी को शो करता है। मतलब एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि जो कुलीन तंत्र होता है, जो समाज के कुलीन व्यक्ति थे उनको उनके लिए बारबेरियन शब्द यूज किया है। जो समाज के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो समाज के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए फिलिस्टाइन का यूज किया है। और जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन पीपल जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, कॉमन पीपल जो हैं उनके लिए इन्होंने, मतलब इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, समाज में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो इनके लिए इन्होंने पॉपुलर शब्द का यूज किया है। इन्होंने क्या यूज किया है? इनके लिए पॉपुलर शब्द का यूज किया है। और उसके बाद हेवरेज में जो है, हेवरेज का यूज जो है इन्होंने मोरल एजुकेशन के लिए, मोरल एजुकेशन के लिए किया है। ठीक है, मतलब इन कल्चर एंड एनर्जी में इन्होंने 4 टर्म यूज किए हैं। पहला क्या है? बारबेरियन, बारबेरियन को एरिस्टोक्रेसी के लिए यूज किया गया है। फिलिस्टाइन जो है मिडिल क्लास के लिए यूज किया गया है। पॉपुलर जो है कॉमन पीपल के लिए यूज किया गया है। और हेवरेज में जो टर्म है एक मोरल एजुकेशन के लिए यूज किया गया है। और ये सब वर्ग जो है इन कल्चर एंड एनर्जी, इन कल्चर एंड एनर्जी में जो है ये सारे टर्म दिए गए हैं। ठीक है, इन कल्चर एंड एनर्जी। और ये वर्ग जो होता है, ये वर्ग आता है 1869 में आता है, 1869 में आता है। और इसका जैसे फुल टॉपिक जो है, इसका जो फुल टॉपिक जो है, फुल नाम जो है इसका, वो है ऐसे इन पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, ऐसे इन पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म। उसमें जो है इन्होंने उसी को शॉर्ट में कहा जाता है इन कल्चर एंड एनर्जी। ठीक है, और इसमें इन्होंने 4 टर्म दिए हैं, बारबेरियन एरिस्टोक्रेसी के लिए, फिलिस्टाइन मिडिल क्लास के लिए, पॉपुलस कॉमन पीपल के लिए, और हेवरेज ये टर्म जो दिया है ये मोरल एजुकेशन के लिए दिया है। अगर आप देखते हैं कि इन्होंने जो है जो 64 थे, इन्होंने जो 64 थे, 64 जोफ्री 64, जिनको जो है जॉन ड्राइडन ने मॉर्निंग स्टार भी बोला है। ठीक है, ठीक है, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है ये। ठीक है, तो इन्होंने 64 में जोफ्री 64 जो थे, इनको जो है इनके वर्क में इनको कहा है कि इनमें जो है लैक ऑफ सीरियसनेस है। इनके वर्क में कहा है कि लैक ऑफ सीरियसनेस। इन्होंने कहा है कि भाई देखिए खुद तो जो थे क्या करें, अपने आप तो स्टेज राइटर थे भाई, सालों के जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए इनके वर्ग में 64 के वर्ग में जो है सीरियसनेस, गंभीरता का जो है, गंभीरता की कमी है। ठीक है, और ठीक है, और अगला चीज ये भी आपके लिए जानने लायक बातें हैं कि मैथ्यू अर्नॉल्ड ने
अपने समय में जो ट्रेवलिंग थी रेलवे के द्वारा थी, ट्रेवलिंग बाई रेलवे। देखिए इनके समय में क्या थी कि इंग्लैंड में रेलवे जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में चलने लगी। रेलवे का यूज पब्लिक, कॉमन पब्लिक के लिए जो है, पब्लिक के लिए जो है होने लगा था। तो ये जो है जितने भी राइटर थे इनके मतलब इनका काम क्या था, इनका काम था कि इंस्पेक्टर का काम करते थे, स्कूलों का जाकर निरीक्षण करते थे। तो स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने के लिए मतलब इस तरह के काम के लिए जो है अधिकतर जो है रेलवे का यूज करते थे। तो कहते हैं कि ट्रैवलिंग जो है इन्होंने अपने समय में जितने भी राइटर थे, जो दूसरे राइटरों की अपेक्षा इन्होंने सबसे ज़्यादा रेलवे की यात्रा की, मतलब ये रेलवे की यात्रा जो है बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट थोड़ा अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास हेल्पफुल हो रही हो, अगर आपकी क्लास एक किसी भी काम की है, अगर आपके लिए किया है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में कंजूसी आप लोग ना किया करिए प्लीज़। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इनकी मैथ्यू डॉट के सारे वर्क को लेकर के हमने इनके कौन से वर्क इन्होंने कंप्लीट किए, ठीक है।